हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मैं सुखदेव कुमार आपका वेलकम करता हूं अपनी केमिस्ट्री क्लास में और उम्मीद करता हूं कि इस कोरोना महामारी के समय में आप और आपकी फैमिली अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलो बात करते हैं आज की केमिस्ट्री क्लास की। +1 केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट है, डेट इज सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज पार्ट है 7 और टॉपिक हमारा चला हुआ था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का फर्स्ट लॉ हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि जितना मास रिएक्टेंट का होता है उतना ही मास प्रोडक्ट का होता है केमिकल रिएक्शन में या फिजिकल प्रोसेस में। उसके बाद कुछ लिमिटेशन भी पढ़ी थी और उसके बाद उसकी कुछ मॉडिफिकेशन फॉर्म में पढ़ी थी हमने। तो आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के सेकंड और थर्ड लॉ की। सेकंड लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट या फिर डेफिनेट प्रोपोर्शन। देखो, प्रोपोर्शन का मीनिंग होता है रेशो, हिंदी में अनुपात बोलते हैं। डेफिनेट प्रोपोर्शन यानी कि फिक्स्ड रेशो, जो रेशो कभी चेंज ना हो, जो अनुपात कभी चेंज ना हो, ऐसे अनुपात को बोलते हैं डेफिनेट रेशो या डेफिनेट प्रोपोर्शन। देखो, ये लॉ कहता क्या है? ये लॉ फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ प्रोस्ट ने दिया था और इस लॉ में उसने बताया था कि जब भी एक प्योर केमिकल कंपाउंड बनता है, प्योर केमिकल कंपाउंड, इसी यूनिट में हमने पहले डिस्कस किया है प्योर सब्सटेंस के अंदर कंपाउंड के बारे में, कि जब भी एक प्योर केमिकल कंपाउंड बनता है, चाहे वो किसी भी मेथड से बने, यहां से मिले, यहां से मिले या यहां से मिले, किसी अलग अलग मेथड से मिले, किसी भी मेथड से मिले मतलब, तो वो प्योर केमिकल कंपाउंड हमेशा सेम एलिमेंट से मिलके बना होगा और वो एलिमेंट एक फिक्स मास रेशो में आपस में जुड़े होंगे, फिक्स वेट रेशो में आपस में जुड़े होंगे। देखो, स्टेटमेंट ऐसी होती है कि जो हमें कंसेप्ट क्लियर नहीं करवा पाती, इसलिए हम कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए एग्जाम्पल की हेल्प लेते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी हमें एग्जाम्पल की हेल्प से ही क्लियर होगी। तो पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे इसको कि है क्या ये। देखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, a pure chemical compound is always consist of same elements और वो एलिमेंट combined in a fixed weight रेशो। एक फिक्स्ड वेट रेशो में वो एलिमेंट आपस में जुड़े होंगे। कंपाउंड एक बार दोबारा बता देता हूं कि होता क्या है। दो या दो से ज्यादा एलिमेंट के मिलने से बढ़ता है और वो एलिमेंट एक फिक्स मास रेशो में जुड़े होते हैं, तभी उसे कंपाउंड बोलेंगे। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है कि एक प्योर केमिकल कंपाउंड जब भी बनेगा वो सेम एलिमेंट से मिलके बनेगा और वो एलिमेंट एक फिक्स मास रेशो में आपस में जुड़े होंगे। तो एग्जांपल करते हैं, स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से क्लियर करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल, ये साइन होता है फॉर एग्जाम्पल का, E डॉट G डॉट फॉर एग्जाम्पल। हमने एग्जाम्पल ले लिया कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड भी एक प्योर केमिकल कंपाउंड है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड इज obtained from a number of way, बहुत सारे मेथड से ये हमें मिलता है। जैसे फर्स्ट है बर्निंग ऑफ कार्बन, कार्बन को जलाने से भी कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, और रिएक्शन क्या होगी, C प्लस में O2 CO2। सेकेंड बाय हीटिंग ऑफ लाइमस्टोन, लाइमस्टोन यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, CaCO3 को जलाएंगे तो भी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिलेगा। तीसरा बाय रिएक्शन बिटवीन HCl एंड सोडियम कार्बोनेट, HCl की सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो एक तो मिलेगा NaCl, एक मिलेगा वाटर और एक मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो नीचे का दिख नहीं रहा होगा, तो बता देता हूं कि HCl और Na2CO3 को मिलाने से तीन प्रोडक्ट बनते हैं, डेट इज NaCl, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तीन मेथड ले लिए जिन मेथडों से हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। और अब देखो स्टेटमेंट को, स्टेटमेंट में क्या बोल रखा है कि प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट का मतलब है जो कार्बन इसमें है वही कार्बन इसमें है, जो कार्बन इसमें है वही कार्बन इसमें है, तो सेम एलिमेंट हो गए। जो ऑक्सीजन इसमें है जो ऑक्सीजन वही ऑक्सीजन इसमें है, और जो ऑक्सीजन इसमें और वही ऑक्सीजन नीचे वाली में है। तो यानी कि प्योर केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट। ये बात क्लियर हुई? कैसे कि इन तीनों में कार्बन सेम है, सेम एलिमेंट है कार्बन, ऑक्सीजन भी सेम है, तो सेम एलिमेंट हुए, और वो एलिमेंट एक फिक्स मास रेशो में जुड़े होते हैं। इसका मीनिंग कि कार्बन और ऑक्सीजन की अगर यहाँ पे मैं मास रेशो निकाल लूं, यहां निकाल लूं और यहां निकाल लूं, तो तीनों में मास रेशो क्या आएगी, सेम आएगी। जैसे मास रेशो ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, तो कार्बन रेशो ऑक्सीजन, कार्बन का कितना मास है इसमें 12 है, ऑक्सीजन का मास है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, मास नंबर है 16, और यहां ऑक्सीजन कितनी है 2 है, तो ऑक्सीजन का मास हो गया 32। तो इनके काट के कितना आ जाएगा 3:8 आ जाएगा। तो इन तीनों में कार्बन और ऑक्सीजन की जो मास रेशो है डेट इज 3:8, इसमें भी 3:8 है कार्बन ऑक्सीजन की मास रेशो, इसमें भी और इसमें भी। तो ये डेफिनेशन अच्छे तरीके से क्लियर हो गई कि एक प्योर केमिकल कंपाउंड जब भी बनता है वो सेम एलिमेंट के मिलने से बनता है, और वो एलिमेंट एक फिक्स मास रेशो में आपस में जुड़े होते हैं। ये मीनिंग हुआ इस बात का। और अब इसके कुछ लिमिटेशन भी है कि ये लॉ कुछ कंडीशन में काम भी नहीं करता। पहली कंडीशन है कि अगर कुछ इंप्योरिटी ऐड हो जाए कंपाउंड में, अगर कोई इंप्योरिटी ऐड हो जाए तो फिर वो सेम एलिमेंट से नहीं मिलके बनेगा, उसमें इंप्योरिटी भी ऐड होगी। मान लो इंप्योरिटी ऐड होगी उसके अंदर लिथियम की, ब्रिलियम की, सपोज कर लो, तो उसमें लिथियम और ब्रिलियम भी आ जाएगा और उसका मास भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा, तो मास रेशो भी सेम नहीं रहेगी। दूसरा कि अगर आइसोटोप डिफरेंट हुए, आइसोटोप का मतलब है जिनका एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर डिफरेंट। जैसे दोनों कार्बन है, कार्बन के 2 आइसोटोप होते हैं, एक आइसोटोप का मास होता है 12 और एक का होता है 14, तो 12 वाले आइसोटोप को भी कार्बन बोलते हैं और 14 वाले आइसोटोप को भी कार्बन बोलते हैं।
और दोनों के ऑक्साइड फॉर्म को कार्बन डाइऑक्साइड बोलेंगे। मान लो दो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 CO2, ठीक है। अब सेम एलिमेंट से मिलके तो बने हुए हैं, लेकिन मास रेशो सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि मान लो ये कार्बन है जिसका मास 12 है और ये कार्बन है जिसका मास 14 है। तो यहाँ पे मास रेशो क्या होगी? 12:32, और यहाँ क्या होगी? 14:32। तो मास रेशो डिफरेंट होगी। तो मतलब कि ये लॉ तभी काम करेगा जब आइसोटोप सेम होंगे और हमारा कंपाउंड बिल्कुल प्योर होगा। उन्हीं कंडीशन में ये लॉ काम करता है, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। उसके बाद है थर्ड लॉ। थर्ड लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन, मल्टीपल रेशो मतलब एक से ज्यादा रेशो आएंगी इसमें। और इसमें है क्या? ये लॉ दिया था डाल्टन ने। इस लॉ में क्या है कि जब भी दो एलिमेंट आपस में जुड़ते हैं, दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करते हैं और वो एलिमेंट कंबाइन करके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, दो एलिमेंट आपस में जुड़ते हैं और वो दोनों एलिमेंट आपस में जुड़ के दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, तो उनमें से एक एलिमेंट का मास जो दूसरे एलिमेंट के फिक्स मास के साथ कंबाइन कर रहा होगा, वो एक सिंपल होल नंबर रेशो लेके आएगा। मैंने देखो पिछले लॉ में बताया आपको कि स्टेटमेंट एग्जाम्पल से समझ में आती है। एग्जाम्पल करेंगे तब आपको स्टेटमेंट सारी समझ में आ जाएगी कि क्या लिखा हुआ है और किस वर्ड का क्या मीनिंग है कहाँ पे। तो पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं और फिर एग्जाम्पल करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, when two elements combined to form two or more कंपाउंड, दो एलिमेंट आपस में मिलके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, तो द मास ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइन with the fixed mass of other element always bear a simple whole number ratio। बियर मीन्स लेके आना, बियर मीन्स लेके आना। क्या लेके आएंगी? वो एक सिंपल होल नंबर रेशो लेके आएंगी। इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल से। हमने एलिमेंट ले लिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलके बनाते हैं 5 तरह के कंपाउंड। लेफ्ट फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन फॉर्म 5 compounds।
तो टेबल से समझेंगे इसको। पहले बना लेते हैं, पहला कॉलम बनाते हैं कंपाउंड का। कंपाउंड होंगे 5, कौन कौन से? पहला होगा नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड N2O। दूसरा होगा नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तीसरा होगा नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फिर नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। तो टोटल ये 5 कंपाउंड बनाता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन आपस में मिलके। अब देखते हैं इनके अंदर हम वेट कितना है किस एलिमेंट का। तो यानी कि सेकेंड कॉलम बढ़ेगा वेट ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट, वेट ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट। देखो एक नाइट्रोजन का मास होता है 14, इसमें नाइट्रोजन कितने हैं? 2 है, तो टोटल मास कितना होगा? 28। यहाँ एक है 14, यहाँ 28, यहाँ 28 और लास्ट बढ़ेंगे भी 28। तीसरा कॉलम बनाते हैं वेट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट। एक ऑक्सीजन का मास 16 है, एक ऑक्सीजन है तो 16 हो जाएगा। यहाँ एक है तो 16, यहाँ 3 है तो 48, यहाँ 64 और यहाँ 80। तो ये ऑक्सीजन का मास प्रेजेंट है। आगे क्या करना है हमें? नाइट्रोजन का मास फिक्स रखना है। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि एक एलिमेंट का मास जब दूसरे के फिक्स मास के साथ कंबाइन होगा तो ऑक्सीजन का मास नाइट्रोजन के फिक्स मास के साथ कंबाइन होगा। और नाइट्रोजन का फिक्स मास कितना करते हैं? देखो सभी में 28 है, लेकिन नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में नहीं है, लेकिन 14 तो सभी में है। तो 14 पार्ट जो है नाइट्रोजन का फिक्स रख लेते हैं। तो फिक्स्ड मास ऑफ नाइट्रोजन कितना है? 14, फिक्स रख लिया। अब इस 14 मास के साथ ऑक्सीजन का कितना मास कंबाइन कर रहा है वो निकाल देंगे। यानी कि नेक्स्ट कॉलम बढ़ेगा मास ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विद 14 मास ऑफ नाइट्रोजन। ये कॉलम समझने वाला है, अच्छे तरीके से देखना है इसको। देखो इस ऑक्साइड में नाइट्रोजन 2 है, यानी कि टोटल मास 28 है, लेकिन यानी कि 28 मास के साथ ऑक्सीजन का कितना मास कंबाइन कर रहा है? 16। लेकिन नाइट्रोजन का मास फिक्स कितना किया? 14। अगर 28 के साथ 16 मास कंबाइन कर रहा है तो 14 के साथ कितना करेगा? इसका आधा कर दिया, तो इसका भी क्या करना पड़ेगा? आधा। 28 मास ऑफ नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन का कितना मास कंबाइन कर रहा है? 16। लेकिन नाइट्रोजन का मास फिक्स कितना किया है? 14 किया है। तो मतलब 14 के साथ कितना करेगा? तो 16 के कितने हिस्से करने पड़ेंगे? 2, क्योंकि यहाँ पे 14 के 2 हिस्से बनेंगे और 14 के साथ ही देखना हमें कि कितना मास कंबाइन कर रहा है एलिमेंट का। तो यानी कि कितना मास आ जाएगा? यहाँ पे 8 आ जाएगा, क्योंकि 28 के साथ पूरा 16 कंबाइन कर रहा है, 16 कंबाइन कर रहा है। तो 14 के साथ कितना करेगा? 8 करेगा। यहां इस ऑक्साइड में नाइट्रोजन का मास 14 है और इस अकेले 14 के साथ ऑक्सीजन कितना मास कंबाइन कर रहा है? 16। और नाइट्रोजन का मास फिक्स कितना किया हमने? 14 ही किया है। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा? 16। यानी कि नाइट्रोजन के 14 पार्ट के साथ ऑक्सीजन का 16 पार्ट कंबाइन कर रहा है। यहां फिर से 28 आ गया।
तो 28 मास ऑफ नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन का कितना मास कंबाइन कर रहा है? 48। लेकिन फिक्स कितना किया नाइट्रोजन का? 14। तो 14 14 के कितने हिस्से बनेंगे? यहाँ पे 2 बनेंगे, तो एक 14 के साथ कितना कंबाइन करेगा? इसका आधा करना पड़ेगा, डेट इज 24। ऐसे इससे आगे वाले में 28 है, 64 कंबाइन कर रहा है, तो यहां आ जाएगा 32 और लास्ट वाले में 40 आ जाएगा। N2O5 में ऑक्सीजन का कितना मास कंबाइन कर रहा है नाइट्रोजन के साथ? 40। तो यहां से कट के आ जाएगा, 8 के टेबल पे कट जाएंगे, 1 2 3 4 5, तो ये 1:2:3:4:5, ये एक सिंपल होल नंबर रेशो आ गई। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन यहाँ 1 से स्टार्ट हो रहे हैं क्योंकि 0 भी है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि कोई कंपाउंड नहीं बनेगा तो 0 है। तो मतलब ये सिंपल होल नंबर रेशो आई है कब? जब 2 एलिमेंट आपस में कंबाइन करके 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं। देखो 2 एलिमेंट कौन से लिए? नाइट्रोजन ऑक्सीजन। When 2 एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म 2 और मोर कंपाउंड, मतलब 5 कंपाउंड बना रहे हैं। देन मास ऑफ 1 एलिमेंट, ऑक्सीजन का ले लिया, मास ऑफ 1 एलिमेंट यानी कि ऑक्सीजन का, विच कंबाइन विद द फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट, यानी कि नाइट्रोजन का फिक्स मास ले लिया 14 कंबाइन। ऑलवेज बियर ए सिंपल होल नंबर रेशो, क्या लेके आया? 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से हम इस स्टेटमेंट को इस एग्जांपल से क्लियर करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म 2 और मोर कंपाउंड, 5 कंपाउंड बना रहा है, द मास ऑफ 1 एलिमेंट, किसका लिया मास यहाँ पे? ऑक्सीजन का, विच कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट, नाइट्रोजन का फिक्स्ड मास ले लिया 14। ऑलवेज गिव ए सिंपल होल नंबर रेशो, कितना मास कंबाइन कर रहे हैं यहाँ पे? 8 16 24 32 40, तो रेशो कितनी आ गई? 1 2 3 4 5 आ गई। तो इस तरीके से हम इस लॉ को वेरीफाई करते हैं, समझते हैं। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में जो 2 लॉ रह गए वो इससे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं आपको।